Hello everybody. Welcome to Physics Masala channel. आज के हम स्टार्ट करने वाले अपने चैप्टर दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. Okay, so this chapter is based on NEET and JEE. Okay, if you are a beginner, you can also watch this video because I am going to clear all the basic concepts that you will look at. Okay, first of all, let's start with the frame of reference. ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता तो होता क्या है? अरे देखेंगे आप यहाँ पर आपको पता होगा एक्स एक्सिस होता है हमारे पास, वाई एक्सिस होता है हमारे पास और हमारे पास जेड एक्सिस होता है. एक्स एक्सिस अगर हम राइट की तरफ लेंगे, अगर हम प्लेन एक ले रहे हैं वहाँ से एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा और बाहर की तरफ हमारा क्या होगा, जेड एक्सिस होगा. इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं. आपके पास फोन है, फोन का लेंथ और ब्रेडथ आप मान सकते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और बाहर की तरफ जो आगे की तरफ जिसकी आंखों की तरफ जो आ रहा है उसको बोलेंगे जेड एक्सिस. ओके, सो ये बेसिक से इतना तो आपको पता होगा. ठीक है, अब हम बोलते हैं इसको हम ओरिजिन बोलते ही भी आपको पता है. अब मैं बताता हूँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है. मैं बोल रहा हूँ तीन परपेंडिकुलर, या फिर हम बता सकते हैं थ्री म्यूचुअली. ओके, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस. ओके, अभी डेफिनेशन पूरा नहीं है, बस इतना थोड़ा सा मैंने पॉइंट बताया कि तीन परपेंडिकुलर एक्सिस. म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब तीनों आपस में परपेंडिकुलर है. जो एक्स है वो वाई के परपेंडिकुलर, वाई जो है जेड के परपेंडिकुलर, जेड जो है वाई के परपेंडिकुलर, वाई जो एक्स के परपेंडिकुलर, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है. प्लस वॉच. अब इस वॉच का मतलब क्या होता है? वॉच का मतलब होता है सर जी टाइम. इसका मतलब ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है, एक तो तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, साथ में हमारा टाइम जिसको वॉच बोलते हैं, इन दोनों को मिला के हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं. अब सेकंड की हम पॉइंट की बात करें दैट इज पोजीशन एंड पोजीशन वेक्टर. व्हाट इज दिस पोजीशन एंड पोजीशन वेक्टर, क्या होता है? इसी तरह मैं अभी की तरह मैं बताऊंगा और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये मेरा हो गया जेड एक्सिस. ठीक है, अब मैं सपोज कर रहा हूँ यहाँ पर मेरे पास कोई पॉइंट है, सही बात है, और इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई कॉमा, क्योंकि एक्स वाई जेड के टर्म्स है तो एक्स वाई जेड इसकी कोऑर्डिनेट्स भी होंगे. ठीक है, और ये हमारा ओरिजिन होगा. अब मैं आपको बता रहा हूँ, चलिए इसका पोजीशन और ड्रॉ करें विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन. आप क्या करोगे सर, इस तरह हम एक लाइन खींचेंगे सर, सही बात है ना, आप एक इस तरह से एक लाइन खींचोगे. सो यहाँ पर क्या आपको देखने को मिल रहा है, ये जो मैं लाइन खींचा हुआ था ओरिजिन, इसको बोलेंगे इसका पोजीशन वेक्टर. सही है ना, इसको क्या बोलूँगा हम, इसका पोजीशन वेक्टर. इस पॉइंट को मानता हूँ पॉइंट ए, सही बात है, इस पॉइंट को मानता हूँ पॉइंट ए, और ये इसकी क्या है एक्स वाई जेड, इसके क्या कोऑर्डिनेट्स है, और ये आर क्या होगा इसका पोजीशन वेक्टर हो. तो पोजीशन क्या होगा, ये एक्स वाई जेड जो है ना इसको हम पोजीशन बोलेंगे. मैं बोलूँगा ऐसे पोजीशन ऑफ ए, जो ए की पोजीशन है वो क्या होगा, दैट आर ए एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड. ये एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड क्या होंगे, इसके पोजीशन होंगे ए की. सही बात है. अब मैं बताऊंगा पोजीशन वेक्टर, अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. सही बात है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर क्या होगा फिर ए का, वो होगा आर कैप. सही बात, आर कैप मतलब वेक्टर फॉर्म है बल्कि. तो आर कैप क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो प्लीज़ आप कहीं से वेक्टर का एक वीडियो देख के आए हैं, या फिर अगर आप थोड़ा वेट कर सकते हो, हम आगे जाकर वेक्टर को पढ़ाने वाले हैं. लेकिन अभी हम थोड़ा इसको कवर करने के लिए हमने ज़्यादा नहीं पढ़ा, क्योंकि हम समझते हैं कि आपको लगभग इतना तो आता होगा, ये ज़्यादा ही है कि इतना तो आपने लगभग 11th के स्टार्टिंग में तो पढ़ा होगा. अगर आप 11th के ये तो आप ये देख सकते हो, मैं नहीं ज़बरदस्ती बोल रहा हूँ, आप देखो, क्योंकि आपके लिए लगभग ही तो नहीं लगेगा. ठीक है, अगर आप मतलब ड्रॉपर हो देन दिस इज मेंट फॉर यू, या अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसने फिलहाल पढ़ रहे हैं मतलब और वो चाहता है कि हम देखें नीट में क्या क्या आ सकता है, तो उसके लिए सही है. ठीक है, तो उसके लिए ज़्यादा ही सही है. अब यहाँ पर मैं एक पॉइंट लिखने वाला हूँ, उसको उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे. सही बात है, मैं लिख क्या हूँ, मैं लिखूँगा पोजिशन एंड पोजिशन वेक्टर
डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ जो मेरा पोजीशन और जो पोजीशन वेक्टर है, जो मेरा एक्स कोमा वाई कोमा जेड है, और जो मेरा आर कैप जो का एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये दोनों चीज़ें जो है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ये डिपेंड कर रहे हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या मैंने बोला, मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस के ऊपर डिपेंड करे। सपोज मैं यहाँ पर, कोई आदमी यहाँ पर बैठा है, सही बात है। अब इसके लिए यहाँ पर ये पॉइंट ए है, अब इसके लिए जो पोजीशन वेक्टर है वो यहाँ पर इस तरह बनेगा, वही मैं दूसरा आदमी को बनाऊंगा यहाँ पर, इसके लिए पोजीशन वेक्टर कुछ अलग ही बन रहा है, दैट इज ये क्या बन रहा है, ये वाला होगा, ये R1 कैप इसको मानो, उसमें R2 मानो, मतलब इसके लिए R1 इसका एक पोजीशन वेक्टर और इसका R2 इसका पोजीशन वेक्टर होगा। मतलब यहाँ पर अलग अलग पोजीशन वेक्टर दोनों के लिए देखने को, दो इंसान के लिए देखने को मिलते हैं। इसका मतलब दोनों का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, वो क्या आप देख सकते हो अलग अलग देखने को मिल रहा है। ठीक है भाई, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, अलग अलग आ रहे हैं। आप यही था पॉइंट, ये ज़्यादा तो था नहीं कुछ, आप समझ पाओगे इजीली, उतना मुश्किल नहीं है। सही सही सही, इसको हम डिलीट कर लेते ओके। सही, अब हम देख लेते थर्ड। थर्ड को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता होगा क्या होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा बताऊंगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसमें बच्चे थोड़ा भूल जाते हैं। और डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इस चीज़ को फिर मैं इरेज करूँगा, ठीक है, तो एज अ नोट्स में कंसिडर नहीं करना। डिस्टेंस होता है क्या, सपोज मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं यहाँ घर की तरफ गया, ये मेरा स्कूल है, स्कूल से मैं अपने घर की तरफ गया, मैं यहाँ से बीच में से पेड़ है, इस तरह पेड़ है घर है, सही बात है, कुछ भी है, तो मैं इस रास्ते से जाता हूँ हमेशा, क्योंकि यहाँ से ही सड़क है मेरी, सही बात है, ये मैंने एक रास्ता बनाया, यहाँ से मैं हमेशा जाता हूँ, इसी रास्ते से मैं हमेशा जाता हूँ, सही बात है ना। अब मैं आपको बोलूँगा आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है, आप बोलोगे सर जितना मैं यहाँ से यहाँ तक इस रास्ते से चला मैं उतना डिस्टेंस कवर किया। सपोज ये जो टोटल डिस्टेंस था ये 20 किलोमीटर था, मतलब सर जी आपने रोज़ 20 किलोमीटर डिस्टेंस क्या करते हो सर, ट्रैवल करते हो, सही। वहीं अब मैं आपको बोलूँगी डिस्प्लेसमेंट है क्या, ठीक है। अब मैं बताऊँगा आपको, बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या है। आप बताओगे यही कि सर यहाँ से गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क होगा। तो डिस्प्लेसमेंट होता है कि यहाँ से यहाँ तक कितना शॉर्टेस्ट पास आपको दे रहा है, यहाँ से शॉर्टेस्ट है नहीं सर, यहाँ से नहीं थोड़ा शॉर्टेस्ट, लेकिन ये वाला स्ट्रेट लाइन आ रहा है शॉर्टेस्ट आ रहा है। सपोज ये 5 ही किलोमीटर था, इसका मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, इसका 5 किलोमीटर है। अब दोनों को हम डिफ्रेंशिएट किस तरह, किस बेस पे करें, शॉर्टेस्ट बेस पे डिफ्रेंशिएट करें, नहीं। और एक ट्रिक मैं बताऊँगा जिस बेस पे आप इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, डिस्टेंस हुआ, ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये वो ओवरऑल डिस्टेंस, ओवरऑल पाथ कवर, ऐसे डिस्टेंस तो डिस्टेंस को ही बोलेंगे कवर, पाथ कवर, ठीक है। ओवरऑल कितना पाथ कवर किया है इसको बोलेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये हम बता सकते हैं डिस्टेंस से ही निकला होता है, सॉरी डिस्टेंस ही बोल के स्पेलिंग, हाँ ठीक है। इसका एक सेकेंड हम बोलेंगे इसका एक नॉट प्रिसाइज डायरेक्शन। अब ये समझाऊंगा इस प्रिसाइज डायरेक्शन का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ से हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब एक प्रिसाइज डायरेक्शन में आपको नहीं बोलूँ, मैं बोलूँगा आगे से जाना राइट, राइट से जाना लेफ्ट, लेफ्ट से जाना राइट, राइट से जाना और लेफ्ट, लेफ्ट से जाना राइट। इसका मतलब कि प्रिसाइज डायरेक्शन में बोलूँगा राइट जाना, फिर लेफ्ट जाना, फिर सीधे राइट सीधे जाना, लेफ्ट जाना, फिर और लेफ्ट जाना नीचे, इसी तरह बोलूँगा बहुत। इसको नॉट प्रिसाइज, ये तो प्रिसाइज डायरेक्शन नहीं है। वहीं इसका जो होता है सेकंड, इसको बोलेंगे इसका क्या है, प्रिसाइज डायरेक्शन है। क्या डायरेक्शन है, इस तरह पे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। दोनों के पास जो हमारा डायरेक्शन सेम होता है, आप बोलेंगे नहीं सर इसमें हमारा प्रिसाइड डायरेक्शन नहीं होता, इसके पास हमारा प्रिसाइड मतलब बोलना सीधे जाना, आगे सर सीधा जाओ आपको घर मिल जाएगा, सही बात है। तो इस चीज़ पर हम इरेज करता हूँ। हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। तो ये मैं एक्स एक्सिस लूँगा, ये मेरा वाई एक्सिस हो और ये मेरा होगा जेड एक्सिस, सही बात है। अब मैं क्या बोलता हूँ, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कोई डिस्टेंस ट्रैवल हो और उसका जो पाथ है वो कुछ इस तरह से है, सही बात है, इस तरह से पाथ, इतना तो समझ आया। अब मैं बोल रहा हूँ किसी बच्चे को, सर या फिर बच्चा मुझे बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सर इतना होगा सर इसका डिस्प्लेसमेंट, और उसको मैं एस नाम दूंगा। फिर मैं बोलता हूँ बच्चे को चलो मुझे इसके क्या बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करें। ए का सर पोजीशन वेक्टर ये होगा,
इसको मैं R1 दूंगा नाम, और इसका जो होगा वो यहाँ की तरफ इसको मैं R2 नाम दूंगा। तो अब आपको पता होगा ट्राइंगल, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये तो आपने पढ़ा होगा किसके अंदर, वेक्टर्स के अंदर। अगर नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, ऐसे ही अभी समझ लो, जब हम वेक्टर स्टार्ट करेंगे उसको मैं जल्दी वीडियो डालूंगा तो उसको हम अच्छे से वन शॉट के अंदर क्लियर करेंगे वेक्टर्स को बड़े इजी से। होता क्या है, एक पोजीशन वेक्टर मैंने यहाँ की तरफ बनाया R1 कैप, और इसका जो हेड और टेल है एस कैप के साथ जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर मैंने दूसरा बनाया R2 कैप। तो यहाँ से होता है कि R1 कैप प्लस एस कैप, ये वाला R1 कैप प्लस एस कैप, ये मुझे कहते हैं रिजल्टेंट R2 कैप। यहाँ से एस कैप, एस किसके बराबर निकलेगा, R2 कैप माइनस R1 कैप। और ये सही भी है। कैसे सर सही है, आपको याद हो जब भी हम कभी भी जब हम पढ़ते थे हमें बोला जाता था सर हमें बताओ शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट कितना है, 9th में जब हम पढ़ते थे तब हमें बताया जाता था फाइनल माइनस इनिशियल, वही हमने किया R2 माइनस R1। तो इसी एस कैप को हम बोलते इस तरह से डेल्टा आर, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। और अगर और एक पॉइंट इसके बारे में लिखूँ दैट इज डिस्प्लेसमेंट, सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज फ्रेम इंडिपेंडेंट। सही बात है, आप इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। सही, एक इंसान यहाँ पर है, शायद ही मेरा एक्सप्लेनेशन था सही नहीं हो, बट मैं आपको समझाने के लिए, इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए भाई ये है कि थोड़ा मैं एक्सप्लेनेशन उल्टा कर लेता हूँ ताकि जब आपको दिमाग में आप खुद एक्सप्लेनेशन को समझ आओ। यहाँ से A टू B कहीं जा रहा है बंदा, इस आदमी को मैं थोड़ा इधर बनाऊंगा, ठीक है, A टू B बनाऊंगा। इसका पोजीशन वेक्टर R1 होगा और इसका यहाँ पर R2 होगा, और इसका यहाँ से यहाँ तक होगा R1 और इसका यहाँ से यहाँ तक, तो ये बनाते हैं क्या होगा, R2 होगा। अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट देखूँ या फिर इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक, दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट सेम आ रहा है ना, ये मैंने एक्चुअली लाइन ड्रॉ की, बस एक सेकेंड, होगा A पॉइंट, होगा B पॉइंट, एक आदमी हुआ मेरा और ये दूसरा आदमी देख रहा है सर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। इसने बताया सर मेरा एक वेक्टर तो यहाँ है और दूसरा वेक्टर यहाँ की तरफ है, और ये बोल रहा है सर मेरा भी एक वेक्टर यहाँ है और दूसरा वेक्टर यहाँ है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम बन रहा है। तो एस के अंदर कोई फर्क नहीं आ रहा है, ये R1 होगा R2 होगा, इसका R1 सपोज हम ले लें, इसका R1 ये वाला होगा और इसका R2 ये वाला, दोनों का जो एस आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है ये क्या है, फ्रेम इंडिपेंडेंट। सही बात देखिए, अब खुद ही भी लग रहा है ना सर ये फ्रेम इंडिपेंडेंट है, फ्रेम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सही बात है ना। तो इतना ही था हमारा ये डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो हम आगे स्टार्ट करेंगे वो होगा एक्चुअली व्हाट इज मोशन। मोशन एक्चुअली होता है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो सर मोशन होता तो होता है क्या है, वो तो हमें पता है, लेकिन अभी हम थोड़ा अच्छे तरीके से देखेंगे व्हाट इज दिस मोशन होता है। सही बात, इसको हम डेफिनेशन के टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। चेंज ऑफ पोजीशन, चेंज ऑफ पोजीशन को ही हम क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। सही, कोई बंदा यहाँ पर है, ये तो आपको पता है, यहाँ से यहाँ जाएगा, इसने क्या की अपनी पोजीशन चेंज की, पोजीशन चेंज, जैसे इसने पोजीशन चेंज की इसको हम बोलेंगे नाउ ये रेस्ट के अंदर नहीं है बल्कि किसके अंदर है, मोशन के अंदर है। तो और एक पॉइंट हम ये चीज बताते हैं, एट लीस्ट वन एमंग एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड चेंज विथ टाइम। मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस कॉमा जेड एक्सिस की जो पॉइंट है एट लीस्ट इनमें से वन जो है वो चेंज होना चाहिए, किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू, मतलब टाइम में रेस्पेक्ट में, इनमें से तो कोई एक जो है ज़रूर चेंज होना चाहिए। किनमें से, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में कोई एक तो चेंज होना ही चाहिए, ये दिमाग में रख देना। तो मैं यहाँ पर एक नोट पॉइंट में लिख रहा हूँ, इस नोट पॉइंट को आप समझ के याद करके जबान में याद रखना कि जो मोशन एंड रेस्ट, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव,
आर रिलेटेड। अब इसका मतलब क्या है, मैं ये जो पॉइंट्स में लिख रहा हूँ इनसे होता क्या है, पहली बार में समझ आती पॉइंट पढ़ती सर बोलना क्या चाहते तो डेफिनेशन लिख दो भाई, आपको इंग्लिश समझ आ जाता है, फिर समझाने की जरूरत उतना नहीं पड़ता। एन ऑब्जेक्ट कैन बी इन मोशन एंड एट साइमल्टेनियसली। मैं बता रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में भी हो सकता है और रेस्ट में भी हो सकता है सेम टाइम पे। कैसे, इसको भी समझते हैं। सपोज ये एक मेरे पास कार है और इस कार के अंदर कोई मेरा सब्सक्राइबर बैठा है और ये जो कार है यहाँ पर पहुंची चलते चलते, यहाँ से मतलब ये मोशन दिखा रहा है और यहाँ की तरफ ही पहुंचा है, चल रहा है, अभी भी फर्दर चल रहा है, सही है ना। और यहाँ पर बीच में इसमें और एक मेरा सब्सक्राइबर बैठा है जो देख रहा है, सर जी आप किसी बच्चे को अपनी गाड़ी में, सब्सक्राइबर को अपने साथ घुमाने ले जा रहे हो, ठीक है। अब इस बंदे ने देखा सर आप, यू सर यू एंड द सब्सक्राइबर आर इन मोशन, आप दोनों क्या हो, मोशन में हो। बट जब मैं देखता हूँ अपने सब्सक्राइबर को, ही और शी इज इन रेस्ट, बट वो तो मुझे रेस्ट में दिख रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल है, इसके लिए तो मोशन में है और मेरे लिए तो रेस्ट में। दिस मीन्स दैट द बॉडी, द ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट फॉर मी, कैन बी इन मोशन फॉर माई सब्सक्राइबर, फॉर माई सब्सक्राइबर। और ये दोनों चीज क्या हो रहे हैं, साइमल साइमल्टेनियस, ये क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है। सही बात है सर, समझ आ गया, बड़े जोर से, दूर से, मोर से इस चीज को आप समझ लेना कि साइमल्टेनियसली मतलब होता क्या ही है। सही बात है। तो मैंने क्या बोला, मेरे पास दो गाड़ियां हैं, उसमें से मेरा एक शख्स के बाहर देख रहा है, मैं एक शख्स को घुमाने ले जा रहा हूँ और मुझे देखा और मैंने मोशन में, और मुझे लगा रेस्ट के अंदर है, तो इसका मतलब दोनों चीज मेरे लिए रेस्ट में और दूसरे सब्सक्राइबर के लिए मोशन में है। तो उसको बोला सर हमारे पास साइमल्टेनियसली दोनों चीजें हो रही है। सही बात। उसको मैंने कचरा बनाया तो उस कचरे को रिमूव कर लेते हैं। ओके, सही है ना। एक सेकंड, एक सेकंड, इसको हम थोड़ा सही। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन को आप एक बार ध्यान से पढ़ते हैं हम, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन को हम ध्यान से एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन बता रहा है ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम 2,3,4 टू 6,2,5, हमें पोजीशन दिया हुआ है। सही बात है, पोजीशन वेक्टर नहीं दिया, बस पोजीशन दिया, को किस वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे हम देखेंगे। तो हमें फाइंड क्या करना है सर, फाइंड का मिशन पहला जो चीज बोला फाइंड दैट इज इनिशियल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर कितना है। फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या होगा, एस क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, और एस का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन क्या होगा, वो जो प्रिसाइज डायरेक्शन वो कितना होगा, ठीक है। अब आपको शायद समझ आ रहा होगा सर चल क्या रहा है। सही बात है ना। आप इसी चीज को हम पढ़ने की मतलब सॉरी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश। सबसे पहले आप देखो, हमें पता है आर आई निकालना है ना, तो देखो भाई तुम्हें दिया गया पॉइंट्स, हमें पॉइंट्स क्या दिया उसको तो एक बार लिख लेते हैं। पॉइंट्स में दिया है 2,3,4 एंड हमारे पास ये 6,2,5, 6 to 5 2,5। आप देखिए आर इनिशियल तो इसका मतलब पहला ही पॉइंट होगा ना, तो उसको मिलूंगा 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप। मुझे पता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस में ही होगा, और हमारा फर्स्ट सॉल्व हो चुका है। इसी तरह मैं बी करूंगा, दैट इज आर फाइनल। यहाँ तक तो सारे कर लेंगे, 6 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 5 ठीक है। सही बात है। तो बी पार्ट भी हो गई। अब हमारा बच जाता है सी पार्ट। तो सी पार्ट भी ज़्यादा मुश्किल है नहीं। सी पार्ट हम क्या बोलते हैं कि ऐसे में पता है R2, या फिर हम बोलेंगे सर ये आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। तो आर फाइनल क्या है, 6 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 5 k कैप का माइनस करना है 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप।
सही है। अब मैं इसको फर्दर यहाँ पर लिखूँगा 6 माइनस 2 का आई कैप, 2 माइनस 3 का जे कैप, 5 माइनस 4 का के कैप। तो 6 माइनस 2 5 आई कैप, माइनस 1 जे कैप, 5 माइनस 4 के कैप। यहाँ पर 4 ही तो आएगा, मैं क्या लिख रहा हूँ 5 होता है 4 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, मैं इसलिए कंक्लूजन थोड़ा पहले ईजी मतलब ईजी इन द सेंस सॉरी मैं ईजी नहीं बोलता तो मतलब स्लो इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप एक बार दिमाग के अंदर जाए। तो इतना तो हमने निकाला है। अब आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, जब भी हम वेक्टर्स के अंदर कभी वेक्टर के अंदर जब भी हम निकालते हैं क्या है मैग्नीट्यूड, उसके लिए हम क्या करते हैं, वो मैग्नीट्यूड होता है बराबर अंडर रूट ऑफ, देखिए तो मैग्नीट्यूड एस होगा वो बराबर होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब पूरी ये जो एस वेक्टर इसके रेशो का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सही है, 16 प्लस 1 प्लस 1 18, तो एस किसके बराबर अंडर रूट ऑफ 18 आ चुका। तो ये वाला पार्ट भी हमने कर दिया। और ये अब हमें मसला इसका डायरेक्शन निकालना, जो मैं चाहता हूँ कि मैं अभी आपको ना दिखाऊँ, क्या चाहता हूँ मैं नहीं दिखाऊंगा, बट स्टिल हमें दिखाना पड़ेगा क्योंकि मैं चाहता हूँ उसके लिए मैं एक सेपरेट क्लास दिखाऊँ जिसमें आपको डायरेक्शन बताऊँ मैं, क्योंकि डायरेक्शन जो पार्ट है इस तरह नहीं होने वाला है। इसको इसलिए आपको पता होना चाहिए व्हाट इज डायरेक्शन, कोसाइन क्या होता है। स्टिल मैं आपको बताऊंगा एक बार कि आप डायरेक्शन किस तरह निकालते हैं। तो मतलब जस्ट आप रिमेंबर रखो जब तक एक्चुअली कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जो ऐसा होगा किसके बराबर है 4 आई कैप, इस कलर से लिख रहा हूँ माइनस जे कैप प्लस के कैप। ये जो चीज़ें हम कब पढ़ाते हैं, ये एक्चुअली पढ़ाते हैं हम किसी में, ये जो हमारा 12 मैथमेटिक्स है उसके अंदर। तो ज़्यादातर नीट वालों के पास मैथमेटिक्स नहीं होता, जो जेई वाले हैं तो बस मजे से देख रहे हैं सर ये क्या मसला है। और इसका मैग्नीट्यूड हमें अंडर रूट ऑफ 18। अब मुझे इसका डायरेक्शन निकालना है। डायरेक्शन का मतलब सर मुझे सिंपली एंगल निकालना है, अल्फा कोई भी एंगल हम बता, कोई भी एंगल जिसको वो एंगल अल्फा जो मुझे निकालना है वो कैसे निकालूंगा मैं लेता हूँ कॉस ऑफ अल्फा, वो बराबर होता है 4/√18 और -1/√18 और 1/√18। जो इसके ये कॉफिशेंट्स हैं उनको डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की जो पोजीशन है आई कैप जी के इनके जो पोजीशन मतलब सर इनके जो कॉफिशेंट्स उनको डिवाइड किसे करना है इसके मैग्नीट्यूड से। सही बात है, इसको मैं 3√2 भी लिख सकता हूँ ना, ऐसे भी लिख सकते 3√2 भी लिख सकते, कोई बात नहीं, ऐसे ही चल जाएगा, ऐसा कोई मसले की बात नहीं है। तो 4/√18 इसको लिखा जा सकता है 4/√18। तो यहाँ पर मैं कॉस अल्फा को इस तरह भी लिख सकता हूँ 4/3√2 भी लिख सकता हूँ, और यहाँ पर अल्फा को मैं लिखूंगा कॉस इनवर्स ऑफ 4/3√2। ये इनवर्स का समझ आना चाहिए, अगर कोई नहीं समझ गया मैं बोल रहा हूँ आई एम गोइंग टू मेक सेपरेट वीडियो, कुछ ही दिन में मैं अपलोड करूँगा, अभी तो नहीं बना, मैं बनाऊँगा। ठीक है, उसके में आप उसमें क्या हम करेंगे, उसमें हम ये देखेंगे कि एक्चुअली कॉस साइन इनवर्स कैसे बनता है। वैसे तो पता तो होता है सबको, स्टिल बातों को नहीं पता होता है, उनके लिए हम ये चीज़ बनाएंगे। ये तो आपको समझ आएगा डायरेक्शन किस तरह बनाना है, क्या किया हमने इसके अंदर। तो ये तो ज़्यादा कुछ इसके अंदर था नहीं। तो काम ही करता हूँ मैं और एक क्वेश्चन आपके लिए ड्राफ्ट करके देखता हूँ जो थोड़ा माइंड को आपको बूस्ट करेंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है मैन जो है वो स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम होम और ट्रैवल कर रहा है 3 किलोमीटर और ईस्ट की तरफ, और फिर टर्न कर रहा है राइट टर्न और ट्रैवल कर रहा है 4 किलोमीटर टू रीच द फील्ड। तो हमें फाइंड करना है डिस्टेंस। डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें, उसको ड्रॉ कर लें। मतलब 3 किलोमीटर कहाँ की तरफ मूव कर रहा है, ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है। फिर बताया जा रहा है 4 किलोमीटर कहाँ की तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स राइट, राइट टर्न लिया है। अभी राइट टर्न कितने एंगल से लिया, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, हम नीचे से बनाएंगे कितना होगा क्या होगा उसके साथ हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एंगल को यहाँ पर छेड़ना ही है हमें। ठीक है, तो हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस कितना इससे ट्रैवल करेगा। डिस्टेंस होता है कितना, तो फास्ट में कवर किया दैट 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, 7 किलोमीटर इसने डिस्टेंस इतना ट्रैवल किया, दैट इज भाई साहब 7 किलोमीटर इसने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है। अब हम नेक्स्ट चीज निकालेंगे। अब नेक्स्ट हम बताएंगे बी पार्ट को, ए पार्ट में ज़्यादा इतना खास नहीं आता है, बी पार्ट हम मिलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट किस तरह हम निकालेंगे, तो S1 हमें पता होना चाहिए फर्स्ट के बराबर, तो S3 आई क्या, इधर से इधर का कितना
स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट पाथ है ना, तो 3 क्या दूंगा S2, इसको मैं S1 दूंगा नाम और उसको S2 दूंगा नाम, ठीक है। तो S2 कितना होगा 4 J क्या लेंगे, कौन सा होगा माइनस नीचे की तरफ आ रहा है ना, ये आपको पता होगा एक्स की वाई की जेड एक्स, सही बात है। ईस्ट वेस्ट एक्स है ना, वाई नॉर्थ साउथ, सही बात। ये होता है माइनस, ये होता है प्लस, ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, ये तो आपको पता है क्वार्टर के बारे में। तो फर्स्ट क्वार्टर में बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं, थर्ड बोलते हैं, उसको फोर्थ, थोड़ा बताना पड़ता है बीच में कॉन्सेप्ट बेसिक। अब यहाँ की तरफ 3 है और यहाँ की तरफ 4 किलोमीटर है, यहाँ की तरफ 3 किलोमीटर है, या फिर हम बोलेंगे इसको 3 i कैप है 4 j कैप। तो इसके बीच में क्या होगा, हमारा एस नेट होगा। तो एस नेट किसके बराबर होगा यहाँ पर, दोनों किस तरह हेडियल में बीच में आ रहा तो होगा 3 i कैप माइनस 4 जे कैप। अगर ये समझ नहीं आ रहा सर, प्लस भी हमने किया तो फाइनल में इनिशियल करते थे, तो अगर मैं आपको दिखाने की याद करूँ कोशिश करूँ तो यहाँ पर याद कीजिए आर एस, ये यहाँ पर मैंने क्या बोला सर, R1 कैप प्लस एस कैप किसके बराबर है, R2 कैप के बराबर। हमें उधर पे जो है R2 कैप निकालना है, मतलब एस नेट कितना होगा वो निकालना है, तो वहाँ पर हम निकाल पाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ वहाँ पर हमारा शॉर्टेस्ट आ जाता है। यहाँ पर क्या शॉर्टेस्ट आ रहा था हमारा, ऐसा आ रहा था शॉर्टेस्ट, वहाँ पर क्या शॉर्टेस्ट आ रहा है, वहाँ पर हमारा ये चीज़ शॉर्टेस्ट, ये वाला शॉर्टेस्ट आ रहा है, वहाँ पर ये वाला शॉर्टेस्ट आ रहा था, यहाँ पर ये वाला शॉर्टेस्ट आ रहा है, ठीक है। ये नहीं समझ सर, ऐसा मतलब हमेशा शॉर्टेस्ट ही होता है, कभी कभी हम अलग अलग पोजिशन पे शॉर्टेस्ट माइंड करता है, ठीक है। तो एस नेट इसके बराबर हुआ, वो तो हमने देख लिया। अब मैं एस नेट का क्या करूँगा, मैग्नीट्यूड एक बार लिख लूँगा, वो किसके बराबर होगा, कोर्स में क्या पता कभी 3 9 4 4 16, 9 प्लस 16 तो कितना आएगा, 17 18 19 20 22 23 24 25, तो रूट 25 हो गया 5 के बराबर। एस नेट हमारे पास के बराबर 5 के बराबर है, ये तो हमें पता चल चुका। एस किसके 5 के बराबर। अब देखिए एक ज़बरदस्त चीज़ आपको बोलूँगा, अब इसको हम एक बार क्या करेंगे, रिड्रॉ करेंगे, किस चीज़ को, इस इक्वेशन को रिड्रॉ करेंगे। रिड्रॉ करूँगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 4 जे कैप आई कैप 4 जे कैप, सही बात है। ये बीच में इनका क्या, ये इनका बीच में क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। अगर मैं रिजल्ट के साथ इसको एक पैरेललोग्राम की तरह ड्रॉ करूँगा, ये भी मेरे पास क्या होगा 4 जे कैप होगा मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पर दो एंगल्स होंगे, एक होगा हमारा थीटा और यहाँ पर होगा एक एंगल अल्फा। अब इस थीटा एंगल को मैं किस तरह निकाल सकता हूँ, मैं बोलूँगा tan ऑफ थीटा। मैं दो ट्रिक दिखाऊंगा इस थीटा को, डायरेक्शन को निकालने का, ठीक है। तो डायरेक्शन निकालना होता है तो tan ऑफ थीटा परपेंडिकुलर बेस, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा 4 होगा, तो बेस कितना होगा 3 होगा, तो tan थीटा हमारे पास के बराबर 4/3, थीटा किसके बराबर आएगा tan इनवर्स ऑफ 4/3 के बराबर आता है। इसी को अगर आप चाहोगे तो tan 4/3 किसके बराबर होता है, 53 डिग्री के बराबर होता है। इसी चीज़ को अगर आप कॉस के टर्म में निकालना चाहते हो उधर भी आप निकलेगा, देख सही बात है ना। मैं बोलूँगा कॉस ऑफ थीटा वो किसके बराबर होगा 3/5। अगर आपको याद हो कॉस 3/5 किसके बराबर होगा, कॉस 3/5 किसके बराबर, ये तो पता, वो भी तो 53 डिग्री के ही बराबर आता है। देखिए कितना ईजी हो, ये तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्या हमें निकला डायरेक्ट निकला। तो ये जो होता है हमारे मैथमेटिक्स, ठीक है, अगर आपने पढ़ा होता है वेक्टर मैथमेटिक्स का तो ये निकाल पाते। तो मैंने दिखाऊंगा लेक्चर के, मैंने बोला है तो 53 डिग्री हमारा निकाला। अभी बताओ सर ये वाला एंगल निकाल सकता हूँ क्या, तो ये वाला एंगल हम इस ट्रिक की मदद से नहीं निकाल पाते। तो इस एंगल को आपको कॉस अल्फा बोला गया है करना, कौन सा, सॉरी सॉरी tan अल्फा मैंने बोला, अल्फा एंगल आपको फाइंड करना, अल्फा तो tan अल्फा करोगे परपेंडिकुलर बेस आएगा, यहाँ के लिए बेस ये वाला होगा 3, परपेंडिकुलर ये होगा, ठीक है ना। तो ये किसके बराबर होगा फिर, ऐसे करोगे नहीं तो किस तरह करोगे, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री -53 डिग्री कर दो। अगर 91 53 नहीं आया तो दिखाऊंगा 10 होगा, यहाँ पर 8 होगा, यहाँ 7 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा, मतलब ये किसके बराबर आया 37 डिग्री आ गया, और ये इसका हमारा 37 डिग्री का आंसर आता है। अब ये हमने कैसे निकाला, हमने एक्चुअली इसको रिड्रॉ किया 3 i कैप 4 j कैप, और यहाँ पर पैरेललोग्राम ड्रॉ किया तो इसका हर कोई साइड क्या होगा 90 डिग्री के एंगल में होगा।
तो ये वाला थीटा हमने निकाल दिया, ये वाला। अब अल्फा बोला होगा तो किस तरह निकालेंगे अल्फा, इसी फॉर्मूला से पहले हम निकालेंगे कॉस ऑफ थीटा, वो आ रहा है 3/5, तो इनवर्स कॉस थीटा निकालें तो कॉस ऑफ इनवर्स ऑफ 3/5 आएगा, इसलिए पर इनवर्स करके ही मैंने लिखा है, ठीक है। तो वो आएगा 53 डिग्री। अब मुझे पता है पैरेललोग्राम वाली साइड किस एंगल कितने बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर, तो अल्फा किसके बराबर होगा, थीटा माइनस 53, सॉरी 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 90 माइनस 53 डिग्री, तो अल्फा किसके बराबर होगा 90 माइनस 53 डिग्री, जो होगा बराबर 37 डिग्री। तो 37 डिग्री किसके बराबर होता है, अगर ये 3/5 तो ये 4/5 होगा, किसके बराबर होगा 4/5 के बराबर होगा। तो इस तरह हम यहाँ पर ये चीज़ सॉल्व करते हैं। ये बात है, इसी तरह ये चीज़ सॉल्व किया जाता है। अब आपको बोलोगे सर जो हम कॉस ऑफ ये वाला करेंगे 4/5 करेंगे, सर ये कौन सा एंगल निकलेगा, 3/5 पे मुझे ये वाला एंगल निकलेगा और 4/5 पे ये वाला एंगल निकलेगा। तो मैंने इसलिए थोड़ा छुपा के रखा था, मतलब आप कंफ्यूज हो जाओगे तो बताना ही पड़ रहा है। 3/5 आपको ये वाला एंगल निकलेगा, 4 इसका मैग्नीट्यूड, तो आपको कौन सा निकलेगा, वो कौन सा किसके बराबर वो हम देखेंगे, कॉस 4/5 होता है आपका बराबर, तो इस तरह हम बता सकते हैं कॉस ऑफ अल्फा, अल्फा जो होगा वो हमारा 4/5, तो अल्फा किसके बराबर होगा, कॉस इनवर्स ऑफ 4/5, तो ये होता है बराबर हमारा 37 डिग्री। तो इस तरह भी हम बता सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग अप्रोच मैंने आपको बताई, तो मेरा मानो तो इनवर्स यही वाला देखना है, कोसाइन वाला देखना ही होता है। तो आप ये दोनों चीज़ हमें यहाँ पर याद रखने की कोशिश करनी है, सही बात है, ये चीज़ भी और ये चीज़ भी। अगर आपको कभी दिया होगा इन टर्म्स ऑफ को निकालना है सेक या और कोई, तो कॉस थीटा किसके बराबर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर आपको निकला 3 और बेस निकला आपको 5, ये क्या निकला आपको परपेंडिकुलर और ये क्या हमें निकला बेस, बेस निकला। तो फिर ड्रा कर देना इस तरह ट्रायंगल, सपोज करना है थीटा है तो उसको परपेंडिकुलर, इसको बेस लेंगे, इसको हाइपोटेन्यूज लेंगे। सेक बोला गया सेक थीटा, तो उसको देखना किसके बराबर होता है, कुछ एक्स और वाई के बराबर होगा, तो उसको लिख देना है, मतलब इनका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बेस होमवर्क को लिख लेना, ठीक है। फिर वैसे आप निकाल पाओगे। अब बोलेंगे सर ये हाइपोटेन्यूज निकालना, बेस तो परपेंडिकुलर दिया है लेकिन हाइपोटेन्यूज किस तरह निकालेंगे, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ये वाला लगाना है, वो वाला क्वेश्चन भी हम करेंगे एक बार, ठीक है। तो अभी के लिए आज के लिए